हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आज हम पढ़ेंगे राजनय के उद्देश्य आपके 8th पेपर के लिए। राजनय के उद्देश्य क्या हैं? क्या कारण है कि छोटे मोटे राज्य, चाहे राज्य छोटे हों या बड़े हों, राजनय के प्रयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि राजनय से ही हम अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, इस कारण से हर राज्य अपने दूतों और दूतावासों पर करोड़ों रुपए तक का खर्च भी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने प्राथमिक और दीर्घकालिक, चाहे वो तात्कालिक उद्देश्य हो, चाहे वो आगे आने वाले भविष्य का दीर्घकालिक उद्देश्य हो, उनकी प्राप्ति के लिए राजनय को बहुत आवश्यक माना जाता है। और परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार तो राजनय का मूल उद्देश्य है अन्य राज्यों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करना, अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साथ साथ उनकी रक्षा करना। और इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनय को बहुत आवश्यक माना गया। और प्राचीन काल से ही राजनय का प्रयोग राजदूतों की नियुक्ति और राजनय का प्रयोग किया जाता रहा है। और राजनय का उद्देश्य माना गया है कि राजनय से शांति, समृद्धि और सुरक्षा रहती है और विदेशों में एक राज्य को सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है और प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस तरह से राजनय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है एक राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। राजनय का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि वो बाह्य आक्रमणों से अपने देश की रक्षा कर ले और राजनीतिक रूप से सुरक्षित रहे, लेकिन इसके साथ साथ राजनय का उद्देश्य ये भी है कि शांति काल में वो एक देश दूसरे देश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाए और व्यापार और अन्य जो भी सहयोग हैं उनको बढ़ाए। और इसलिए देश के हितों का ध्यान रखना राजनय का प्रमुख कार्य है। और राजनय इस मामले में दूसरे देशों की सरकारों को हर समय सतर्क रखता है और अन्य राज्यों के साथ में अगर तनावपूर्ण संबंध हैं तो उन संबंधों को कम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि राजनय या कोई देश दूसरे देश के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता है। और उसकी ये अपेक्षा रहती है कि वो विरोधी पक्ष को अगर वो अपने पक्ष में न कर सके तो कम से कम उसको तटस्थ बनाए, ताकि वो शत्रु राज्य के साथ में मिलकर उसकी जो नुकसान है उस राष्ट्र का, वो नुकसान न कर सके। तो इस तरह से सामान्य हितों के आधार पर मित्रता को सुदृढ़ करने का कार्य राजनय का माना जाता है। तो इस तरह से हम कुछ विशेष कार्य देखेंगे जो राजनय के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए राजनय किया जाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि कोई भी राज्य जो उसका स्वार्थ होता है वो स्वार्थ को दूसरे राज्यों के सामने या विश्व में प्रकट नहीं करता है। और वो प्रकट करता है तो इस तरह से करता है कि वो उसका राष्ट्रीय हित तो है, साथ में पूरे दूसरे राज्यों का हित भी है। दूसरे देशों में, विश्व में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना भी उस राज्य का उद्देश्य है। कोई भी राज्य यह नहीं बताता कि उसके स्वार्थ में वो पूरे विश्व को हिंसा की ओर धकेल देगा। तो राजनय का ये कार्य है कि वो कैसा भी उद्देश्य हो अपने राज्य का स्वार्थ, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार प्रेषित करने का प्रयास करता है दूसरे राज्यों के सामने। तो इस प्रकार से सफल राजनय वही कहलाता है कि राष्ट्रीय स्वार्थ की पूर्ति भी हो जाए और वो अंतर्राष्ट्रीय जो सामान्य हित हैं
उनका विरोधी नहीं दिखाई दे। यानी अंतर्राष्ट्रीय सामान्य हित, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसके विपरीत अगर कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हिंसा करता है या हिंसा में विश्वास रखने का प्रदर्शन करता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए राजनय का प्रमुख कार्य है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और न सिर्फ रक्षा करे बल्कि दूसरे राष्ट्रों को ऐसा दिखाए भी कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्ष में है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनय है वो इसीलिए हमेशा पंचशील, वसुधैव कुटुंबकम आदि जो तथ्य हैं, आदि जो सिद्धांत हैं, उन्हीं के सहारे चलने की कोशिश करता है। किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उस विदेश नीति का निर्माण भी इसीलिए किया जाता है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी की जाए और किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर की जाए। तो राजनय का मूलभूत उद्देश्य है अपने देश के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना, उसकी अभिवृद्धि करना। और राष्ट्रीय हित सिर्फ राजनीतिक और सैनिक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित सामान्य शांति काल में राष्ट्र का राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों में विकास करना इसमें सम्मिलित है। और एक सफल राजनय वो है जो इन्हीं सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर लगातार वृद्धि करता रहता है। इस बात को फ्रांस के विदेश मंत्री वोलेवस्की ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है और उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनय का कार्य अपने राष्ट्रीय हितों को विश्वव्यापी न्याय के सिद्धांतों की भाषा में व्यक्त करना है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है तो ये कोशिश करता है वो अन्य देशों को ये बताने की कि वो जो कार्य कर रहा है या जो उसके उद्देश्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मुख्य सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। तो इस तरह से राजनय राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक बहुत प्रमुख साधन है और राजनय युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है राजनय का राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना। एक राज्य अपनी प्रादेशिक अखंडता और अपनी सीमाओं की रक्षा करने का उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। राज्य का प्रमुख कार्य होता है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, बाकी सब कार्य उसके बाद में आते हैं और राजनय उसके इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न रहता है, सदैव उसकी मदद करता है। राजनय राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के जितने भी साधन हैं उसको खोजने में मदद करता है। राजनय का उद्देश्य होता है कि वो शत्रु देशों की मित्रों की संख्या में कमी करे और अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करे। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में कई राष्ट्रों ने इस प्रकार के प्रयास किए और गुप्त संधियों में अपने राज्यों के साथ में कई राष्ट्रों को मिलाकर अपने देश के हितों में वृद्धि करने का प्रयास किया। राजनय इसके लिए राजनय के जो साधन होते हैं उसके द्वारा, समझौते के द्वारा किसी अन्य विरोधी को अपने पक्ष में करने, कभी कभी आर्थिक सहायता देने या अन्य किसी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन देकर राजनय के द्वारा एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। और अगर सभी प्रकार से अगर राजनय अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होता है तो साधनों की असफलता की स्थिति में राजनय सैनिक शक्ति का प्रयोग करने का भी निश्चय करता है और एक राज्य फिर अपने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक शक्ति या युद्ध की घोषणा कर देता है। और जब युद्ध हो जाता है तब भी राजनय का कार्य समाप्त नहीं होता है। अन्य देशों को अपने पक्ष में करना और दूसरे पक्ष को अन्यायपूर्ण बताना और अपने कार्य को न्यायपूर्ण बताना, ये उस समय राजनय का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। जब कोई राज्य युद्ध में संलिप्त होता है या युद्ध करता है। इसके अतिरिक्त राजनय का ये काम है कि वो देखे कि वो युद्ध कब करे, क्या उसके राष्ट्र के लिए जो अनुकूल है युद्ध की जो भी स्थितियां हैं वो अनुकूल है तब युद्ध किया जाए,
जब उसकी शक्ति बहुत समृद्ध है, वो शक्ति का उपयोग कर सकता है, तब राजनय यह राज्य को, राष्ट्रों को, सरकारों को ये सलाह देता है कि युद्ध का प्रयोग किया जाए, अन्यथा युद्ध का प्रयोग नहीं किया जाए। अगर विपरीत परिस्थितियों में युद्ध का प्रयोग किया जाएगा तो राजनय की असफलता मानी जाएगी, क्योंकि उस समय राज्य युद्ध में हार सकता है। तो कभी कभी अच्छी परिस्थितियों का उपयोग करके एक शक्तिहीन राज्य शक्तिशाली बन जाता है और ये कार्य योग्य और कुशल राजनय करता है। तो राजनय इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि राजनय के कारण कई बार छोटे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं और कई बार बड़े राज्य अकुशल राजनय के कारण अपनी स्थिति महत्वपूर्ण होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में असफल सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से राजनय का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रादेशिक एकता और अखंडता बनाए रखना होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।